कैसी चल रही है भाई पढ़ाई? लेक्चर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि लेक्चर आप पढ़िए। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और इस चीज़ का एहसास तब होगा जब पीएमटी का पेपर तुम्हारे सामने होगा। इसलिए ध्यान दे करके आप लेक्चर ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि मैंने लगभग सारी चीज़ें अपने लेक्चर में कवर किया है और बहुत सारे पीएमटी में क्वेश्चंस मेरे लेक्चर से आएंगे। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। अब देखा जाए कल क्या पढ़ रहे थे अपन? कल अपन पढ़ रहे थे नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया था कि नेफ्रॉन्स दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है यूरिनरी और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स होती है। मतलब नेफ्रॉन्स को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स। इस प्रकार से मैंने तुम्हें बताया था। अगर कुछ याद आ रहा हो तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। इस प्रकार से मैंने बताया था। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के सबसे आगे की तरफ यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह रहे थे? बोमेन कैप्सूल कह रहे थे। ये बोमेन कैप्सूल कहलाता है। इसके बाद का पोर्शन मैंने बताया था हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कन्वलेटेड होती है। इसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। शॉर्ट में इसे पीसीटी कहा जाता है। इसके बाद में क्या होता है? इस प्रकार से हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे थे? लूप ऑफ हेनले कह रहे थे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लूप ऑफ हेनले का शेप कैसा होता है? हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये इसके दो लिम्ब होती हैं। इस लिम्ब को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ये डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती है। और ये वाली जो लिम्ब्स होती है उसको अपन क्या कहते हैं? एसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। ये एसेंडिंग लिम्ब कहलाती है। इसके बाद का पोर्शन फिर कन्वलेटेड होता है। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये मैंने बताया था। इसे क्या कह रहे थे? डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स। और डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स मैंने बताया था एक स्ट्रीट ट्यूब्यूल में ओपन होता है, जिसे क्या कह रहे थे? कलेक्टिंग डक्ट कहते थे। ये क्या कहलाती है? कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। अब देखा जाए इन दोनों लेंस को मिलाकर क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले कहते हैं या हेनलेस लूप कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हेनलेस लूप कहलाता है। तो हेनलेस लूप में दो लिम्ब होती हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है और दूसरी एसेंडिंग लिम्ब होती है। और इसके शेप पर क्वेश्चन आ सकता है। तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये कल मैंने तुमको बताया था। अब देखा जाए बोमेन कैप्सूल के अंदर एक एफरेंट आर्टियोल है जो ब्लड को लाती है। इस प्रकार से इसको मैंने बताया था। ये एफरेंट आर्टियोल कहलाती है। तो इसको हमने कह दिया एफरेंट आर्टियोल। ये एफरेंट आर्टियोल कहलाती है। ये एफरेंट आर्टियोल बोमेन कैप्सूल के अंदर पतली पतली कैपलरीज में डिवाइड हो रही थी। इस कैपलरीज के ग्रुप को हम क्या कह रहे थे? ग्लोमेरुलस कह रहे थे। तो इसको हमने क्या कह दिया? ये कहलाता है ग्लोमेरुलस कहलाता है। और ग्लोमेरुलस की सारी कैपलरीज आपस में मिल करके क्या बनाती है? एक एफरेंट आर्टियोल बनाती है। इस प्रकार से इसे क्या कह रहे थे? ये एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। तो ये एक बात तुम्हें याद रखना है, एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है
और एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस में ब्लड को सप्लाई करता है और एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाती है। तो इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, किसका डायमीटर ज़्यादा होता है? तो एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर एफरेंट आर्टीरियोल के डायमीटर से ज़्यादा होता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात देखा जाए, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मैलपीजियन क्या कहते हैं? मैलपीजियन बॉडी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मैलपीजियन बॉडी कहते हैं। ये मैलपीजियन बॉडी कहलाती है। तो ये मैलपीजियन बॉडी या इसी का दूसरा नाम है रेनल कार्पेसल कहते हैं। रेनल कार्पेसल्स कहते हैं। तो चाहे मैलपीजियन बॉडी कहें चाहे रेनल कार्पेसल्स कहें, दोनों बातें एक होती हैं। दूसरी बात, ये नेफ्रॉन क्या होती हैं? किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं। तुमको मैंने ये भी बताया है कि एक किडनी के अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगर जो हम नेफ्रॉन के टाइप को देखें तो नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन के अगर टाइप को हम देखें, नेफ्रॉन के टाइप को नेफ्रॉन के टाइप देखें, ये टाइप को अगर देखते हैं तो नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन, ये क्या कहलाते हैं? कार्टिकल, ये कार्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं। नेफ्रॉन कहलाते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा कौन सा कहलाते हैं? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहलाते हैं। नेफ्रॉन कहलाते हैं। तो नेफ्रॉन हमने बताया 2 टाइप के होते हैं। एक कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। बहुत तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है, कार्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ये अधिक क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो ये कार्टिकल नेफ्रॉन मेजॉरिटी में मिलते हैं और इनमें लूप ऑफ फैनले बहुत छोटा होता है और बहुत कम डिस्टेंस तक, डेप्थ तक मेडुला में पाया जाता है। मतलब मेडुला में ज़्यादा गहराई में ये नहीं पाया जाता है और मेजॉरिटी में नेफ्रॉन इसी टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कौन से नेफ्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो कार्टिकल नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसमें लूप ऑफ फैनले छोटा होता है? तो कार्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ फैनले छोटा होता है और मेडुला में कम गहराई तक धंसा रहता है। दूसरे नेफ्रॉन कौन है? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इनका लूप ऑफ फैनले लंबा होता है और काफ़ी गहराई तक मेडुला में ये धंसे रहते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बताया? नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं, कार्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कार्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ फैनले छोटा होता है और अधिकांश मात्रा में इसी टाइप के नेफ्रॉन पाए जाते हैं और ये मेडुला में कम गहराई तक धंसे रहते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कुछ होते हैं, इनका लूप ऑफ फैनले लंबा होता है और मेडुला में काफ़ी गहराई तक ये धंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से नेफ्रॉन को अगर जो हम देखें तो नेफ्रॉन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। आगे एक बात और देखा जाए क्या होता है, तुमको मैंने बताया है कि वासा रेक्टा मैंने बताया है कि इस हैंडले के लोब के पैरेलल जो ब्लड कैपिलरीज रन करती है, जो पैरेलल रन करती है उसे क्या कह रहे थे? वासा रेक्टा कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? वासा रेक्टा कहलाती है। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये ब्लड कैपिलरी है जिसे क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहलाते हैं। तो ये वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा
कार्टिकल नेफ्रॉन में या तो एब्सेंट होती है या हाईली रिड्यूस होती है, लेकिन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा पाई जाती है। तो यहाँ से पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि वासा रेक्टा का शेप कैसा होता है, तो यू शेप होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वासा रेक्टा बताइए किस नेफ्रॉन में पाए जाते हैं, तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। कार्टिकल नेफ्रॉन में या तो एब्सेंट होते हैं या हाईली रिड्यूस होते हैं। तो ये वासा रेक्टा तुम्हें जरूर याद रखना है, ये कार्टिकल नेफ्रॉन में या तो एब्सेंट होते हैं या हाईली रिड्यूस होते हैं। किस में पाए जाते हैं? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। और ये हेनरी के लूप के पैरेलल जो ब्लड कैपिलरीज रन करती है उसी को क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। आगे देखा जाए क्या होता है। आगे यूरिन फॉर्मेशन। अब प्रश्न आता है यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, इस बारे में जरा देखा जाए। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है जरा इसको अपन समझते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में कितनी प्रोसेस होती हैं? तो 3 प्रोसेस होती हैं। यूरिन फॉर्मेशन में टोटल कितनी प्रोसेस होती हैं? 3 प्रोसेस होती हैं। अब देखा जाए 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं। इस चीज के बारे में अगर देखा जाए, यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं। एक कौन सी प्रोसेस होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। कौन सी होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। और दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है? रीएब्जॉर्प्शन होती है। और तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है? ट्यूबुलर सेक्रीशन होता है। ये 3 प्रोसेस होती हैं। किसमें? यूरिन के फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस होती हैं। मैंने कौन कौन सी बताई? एक तो बताया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन होता है और तीसरा ट्यूबुलर सेक्रीशन होता है। अब देखा जाए, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। सपोज करिए ये बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल तुम्हें मालूम है डबल वॉल्ड होता है। कितनी वाल्व का बना होता है? डबल वॉल्ड का होता है। और इसके बाद का पोर्शन मैंने बताया है ये हाईली क्वाइल्ड होता है। इस क्वाइल्ड पोर्शन को क्या कह रहे थे? पीसीटी कह रहे थे। ये पीसी, ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट को क्या कह रहे थे? पीसीटी कह रहे थे। प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कह रहे थे। आगे देखा जाए, बोमेन कैप्सूल के अंदर मैंने बताया है कि एफरेंट आर्टीरियल ब्लड को लाती है। कौन सी आर्टीरियल? एफरेंट आर्टीरियल ब्लड को ला रही है। तो ये एफरेंट आर्टीरियल है और ये इसके अंदर पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। कैपिलरीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कह रहे थे। ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। और ये सारी कैपिलरीज आपस में मिल करके एक पतली आर्टीरियल बना रही थी, जिसे क्या कर रहे हैं? एफरेंट आर्टीरियल कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है? एफरेंट आर्टीरियल कहलाती है। आर्टीरियल कहलाती है। अब देखा जाए, और ये क्या कहलाती है? एफरेंट आर्टीरियल कहलाती है। ये एफरेंट आर्टीरियल कहलाती है। आर्टीरियल कहलाती है। अब देखा जाए, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या होता है? इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो ब्लड आता ज़्यादा है और निकल कम पाता है। तो यहाँ पर क्या पड़ता है? एक प्रेशर पड़ता है ब्लड का। मतलब ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में ब्लड का प्रेशर एराइज हो जाता है। जो इस यहाँ पर प्रेशर एराइज होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये कितना होता है? 70 मिलीमीटर Hg होता है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर कितना एराइज हो जाता है? 70 मिलीमीटर Hg।
इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। दूसरी बात, ब्लड में एक एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है और एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है, ब्लड के अंदर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है। वो कितना प्रेशर होता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कितना होता है 30 मिलीमीटर Hg होता है। यहाँ पर बोमेन कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ये प्रेशर कितना बनाता है, डालता है ग्लोमेरुलस के ऊपर। ये प्रेशर क्या कहलाता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है, CHP कहलाता है। ये 20 मिलीमीटर Hg होता है। अब इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की अगर जो अपन बात करें तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बराबर क्या होता है, GHP माइनस क्या होगा, BCOP और प्लस CHP। ये एक फार्मूला तुम्हें याद रखना है। इस फार्मूले में वैल्यू डाल दीजिए तो 70 माइनस BCOP कितना है 30 और प्लस कितना है 20, तो बराबर कितना आ जाएगा 50-20 आ जाएगा, 20 मिलीमीटर Hg। और इसी प्रेशर के कारण ब्लड यहाँ से छन करके कहाँ आता है, बोमेन कैप्सूल में आता है। इस प्रकार से इस प्रेशर के कारण इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है 25 मिलीमीटर Hg और इसी प्रेशर के कारण ग्लोमेरुलस से ब्लड छन करके बोमेन कैप्सूल में आता है। जो ब्लड छन करके आता है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। और नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंपोजिशन बिल्कुल ब्लड के प्लाज्मा जैसा होता है। डिफरेंस किस बात का होता है, ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है लेकिन नेफ्रिक फिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है मतलब ब्लड जो छन करके बोमेन कैप्सूल में आता है उसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। अगर नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंपोजिशन देखा जाए तो इसका कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा जैसा होता है। डिफरेंस किस बात में होता है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है लेकिन यहाँ पर नेफ्रिक फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो ये बात तुम्हें जरूर याद रखना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी बात देखा जाए तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं पाई जाती है, प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है। किडनी के द्वारा ब्लड कितना 1 मिनट में चलता है, किडनी के अंदर ब्लड 1 मिनट में कितना चलता है, 1100 से लेकर के 1200 ml ब्लड चलता है पर मिनट। मतलब 1 मिनट में ब्लड कितना चलता है, 1100 से लेकर के 1200 ml पर मिनट चलता है किडनी के द्वारा ब्लड। अब देखा जाए जो ब्लड चलता है, छन करके आता है, छलने की स्पीड को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और ये कितनी होती है 125 मिलीलीटर पर मिनट होती है। तो अगर तुमसे पूछा जाए किडनी के द्वारा ब्लड कितना छलता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 1100 से 1200 मिलीलीटर तक छलता है। जो ब्लड किडनी के द्वारा छाना जाता है उस स्पीड को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, 125 मिलीलीटर पर मिनट होती है। कितनी, 125 मिलीलीटर पर मिनट होती है। या इसी को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है 180 लीटर पर डे। क्या होता है, पर डे होता है, इतना ब्लड चलता है पर डे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या तो कहें 125 मिलीलीटर पर मिनट या अपन कहें 180 लीटर पर डे। अब इतना ब्लड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतनी है, 180 लीटर एक दिन में ब्लड छलता है।
अब यूरिन कितना निकलता है, यूरिन के द्वारा कितना निकाला जाता है वाटर, मुश्किल से 1 से 1.5 लीटर यूरिन के द्वारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट को बाहर निकाला जाता है। बाकी सब क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये तो ये तुमको मैंने बताया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। किस लिए होता है, कैसे होता है, ये बातें तुमको मैंने बताई। फिर से एक बात सुन लीजिए, एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर अधिक है, एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम है। यहाँ पर कैपिलरीज का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लड आता जाता है, निकल कम पाता है, इसलिए यहाँ पर ब्लड का प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड का प्रेशर डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर कितना होता है, 70 मिलीमीटर Hg होता है। दूसरी बात मैंने बताया है, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन कहते हैं। और एल्बुमिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। और एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड के अंदर ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है। तो ब्लड के अंदर जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है वो कितना बनता है, 30 मिलीमीटर Hg बनता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसके द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है ग्लोमेरुलस के ऊपर उसे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब कौन सा ऐसा प्रेशर है जिसके कारण ब्लड ग्लोमेरुलस से छलकर बोमेन कैप्सूल में आता है, तो एक फार्मूला होता है, याद रखना है, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बराबर GHP माइनस BCOP प्लस CHP। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में अपन कर दे, अब वैल्यू डाल दीजिए। तो GHP की वैल्यू कितनी है, 70 मिलीमीटर Hg, BCOP की कितनी है 30 और इसकी कितनी है 20। आप कैलकुलेट कर लोगे 25 मिलीमीटर Hg आ जाएगा, 25 नहीं आएगा, 20 मिलीमीटर Hg आ जाएगा। इस 20 मिलीमीटर Hg प्रेशर के कारण ही ये ब्लड ग्लोमेरुलस से छल करके कहाँ आता है, बोमेन कैप्सूल में आता है। जो ब्लड छल करके यहाँ पर आता है उसे क्या कहते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट और प्लाज्मा दोनों का कंपोजिशन एक जैसा होता है, केवल एक बात में डिफरेंट होता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं पाई जाती है और प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है। केवल इसी बात का डिफरेंस होता है, बाकी सेम कंपोजिशन होता है। किडनी के द्वारा 1 मिनट में कितना ब्लड छलता है, 1000 से लेकर के 1200 ml पर मिनट छलता है। छलने की स्पीड को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और ये कितना होता है, 125 मिलीलीटर पर मिनट, या अपन कहें 180 लीटर पर डे। अब इतना ब्लड एक दिन में छलता है, इतना नेफ्रिक फिल्ट्रेट बना। अब इतना तो अपन पर डे निकालते नहीं है, यूरिन के द्वारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट को कितना निकाला जाता है, मुश्किल से 1 या 1.5 लीटर यूरिन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो हमने देखा एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये हुआ। अब दूसरी बात कौन सा है, यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस मैंने बताया है। एक कौन सी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। दूसरी कौन सी होती है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी प्रोसेस कौन सी है, रीएब्जॉर्प्शन है। अब रीएब्जॉर्प्शन के बारे में अगर जो अपन देखें तो ये तो हमें मालूम हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस में होता है। ये चीज़ें हमको मालूम हो गई। अब आगे की बात देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसके बाद ये क्या है, इस प्रकार से ये क्या है, ये PCT है। PCT के अंदर रीएब्जॉर्प्शन देखो क्या क्या होता है, किस किस चीज़ का होता है। तो यहाँ पर देखिए रीएब्जॉर्प्शन, जो हम इधर को साइन बना रहे हैं इसका मतलब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर किसका होता है, NaCl का होता है। किसका होता है, NaCl का होता है। और किसका होता है, HCO3 माइनस आयन का होता है। और किसका होता है, वाटर का होता है, H2O का होता है। और किसका होता है, तो NaCl HCO3 वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है।
और किस चीज का होता है, न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो एरो बाहर की तरफ लगे हैं, इसका मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट, यहाँ पर क्या होगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट होगा। नेफ्रिक फिल्ट्रेट का कंपोजिशन प्लाज्मा जैसा है, केवल प्लाज्मा की प्रोटीन यहाँ पर नहीं होगी, तो इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ट्यूब्यूलर सेक्रीशन किस किस का होता है, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन अगर देखा जाए तो H+ आयन का होता है, और किसका होता है, K+ आयन का होता है, और किसका होता है, यहाँ पर अमोनिया का होता है NH3। इन 3 चीज़ों का क्या होता है, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन होता है। मतलब ब्लड कैपिलरी से इनको निकाल करके किस में डाला जाता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में डाला जाता है। दूसरी बात देखा जाए तो ये यहाँ पर अगर पीसीटी की हम बात कर रहे हैं तो पीसीटी में लगभग 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है। कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है, 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, पीसीटी में होता है। उसके बाद में देखा जाए क्या होता है, तो ये तो इन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इनका क्या हो रहा है, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन हो रहा है। मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट से ये चीज़ें रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाई जा रही हैं, और ये चीज़ें ब्लड कैपिलरीज के ब्लड से निकाल करके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में डाला जा रहा है। उसके बाद में देखा जाए कौन सा आता है, लो पास फेनले आता है। इस प्रकार से मैंने बताया कि लो पास फेनले आता है, और लो पास फेनले की 2 आर्म्स होती है। इस प्रकार से लो पास फेनले की 2 आर्म्स होती है। 2 आर्म्स देखा जाए, इसे क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती है। और इसे क्या कहते हैं, एसेंडिंग लिम्ब कहलाती है। ये एसेंडिंग लिम्ब कहलाती है, तो ये लिम्ब है। इसमें क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। किसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो ये लिम्ब साल्ट के लिए इम्परमेबल होती है, लेकिन वाटर के लिए परमेबल होती है। लेकिन एसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो साल्ट के लिए परमेबल होती है, लेकिन वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। उसके बाद में देखा जाए कौन सी लिम्ब आती है, DCT आती है। इस प्रकार से डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स आती है। डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स में किस किस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, HCO3- आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, H2O का रीअब्जॉर्प्शन, और NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इन 3 चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन किसका होता है, H+ आयन का होता है, और K+ आयन का यहाँ पर ट्यूब्यूलर सेक्रीशन होता है। तो इन 2 चीज़ों का ट्यूब्यूलर सेक्रीशन होता है, और इनका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट आती है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, ये वाटर के लिए, वाटर का इसमें रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। इस प्रकार से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, और यहाँ पर यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। ये यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, लेकिन एसेंडिंग लिम्ब में क्या किया जाता है, यूरिया का ट्यूब्यूलर सेक्रीशन किया जाता है। तो ये बात अपने को याद रखना है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन हेनले के लूप की जो एसेंडिंग लिम्ब है उसमें क्या होता है, यूरिया का ट्यूब्यूलर सेक्रीशन होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। कहाँ पर किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये इन बातों पर क्वेश्चन PMT में आता है। हर हालत में अपने को ध्यान रखना है। और हेनले के लूप की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज इतना, ओके।